तो नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के इतिहास की पाठ्यपुस्तक के पहले अध्याय ईंटें मनके तथा अस्थियों के बारे में। दोस्तों, यह इस अध्याय की तीसरी और अंतिम वीडियो है। इससे पहले की दो वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता की खोज, उसके विस्तार, नामकरण, शहरीकरण, सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जबकि शेष अध्याय की चर्चा हम आज की इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो लंबा है, इसीलिए आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप इस वीडियो और इस अध्याय के कंटेंट को आत्मसात कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की क्लास ईंटें मनके तथा अस्थियां अर्थात हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, वीडियो में हम सबसे पहले आज चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेना युक्ति संगत होगा कि आखिर शिल्प उत्पादन होता क्या है। दोस्तों, शिल्प उत्पादन का अर्थ होता है लकड़ी, पत्थर, धातु या अन्य किसी कच्चे माल का इस्तेमाल करके हाथ से बनाई जाने वाली वस्तुएं। किसी भी सभ्यता या अर्थव्यवस्था के लिए शिल्प उत्पादन तब तक संभव नहीं है जब तक कि वहां अधिशेष उत्पादन ना हो, अर्थात कृषि कार्य में लगे हुए लोग, कृषक इतना अनाज उत्पादन ना करते हो कि वो अपने साथ साथ उन लोगों का भी पेट भर सके जो कृषि कार्य को छोड़कर किसी दूसरे कार्य में लगे हुए हैं। तो शिल्प उत्पादन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरी तरीके से सभ्यता और अर्थव्यवस्था के अधिशेष उत्पादन के ऊपर निर्भर होता है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में यदि शिल्प उत्पादन के संबंध में बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी जिसमें एक बड़ा तबका शिल्प उत्पादन के कार्य में लगा हुआ था और जो मुख्य रूप से शिल्प उत्पादन किया जाता था वे मनके बनाना, शंखों की कटाई, धातु कर्म, मोहरों का निर्माण और बाट बनाना, ये वे प्रमुख शिल्प उत्पादन थे जिनका कार्य हड़प्पा सभ्यता के दौरान किया जाता था। यहाँ तक कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ स्थान तो ऐसे थे जो पूरी की पूरी तरह सिर्फ शिल्प उत्पादन के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करते थे। दोस्तों, ऐसा ही एक स्थान था चन्हूदड़ो, जो आकार की दृष्टि से एक बहुत छोटा सा इलाका था। मात्र 7 हेक्टेयर का इसका भौगोलिक विस्तार था, परंतु यह पूरी तरीके से शिल्प उत्पादन के कार्य में लगा हुआ था। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में मनके और मोहरे शिल्प उत्पादन का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाइयों से ये पुरावस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुई हैं। मनके मुख्य रूप से पत्थर और धातुओं के बनाए जाते थे, जबकि मोहरे सेल खड़ी नामक पत्थर से विशेष तौर पर बनाई जाती थी और कार्निलियन नाम का एक पत्थर था, उससे भी मोहरे बनाई जाती थी। दोस्तों, जो इलाके समुद्र के किनारे बसे हुए थे वो मुख्य रूप से शंख से बनाए जाने वाले शिल्प उत्पादन का कार्य बड़े पैमाने पर करते थे। जैसे नागेश्वर और बालाकोट नाम की 2 बस्तियां थी जो समुद्र के किनारे बसी थी और यहाँ पर शंख से बने हुए शिल्प जैसे चूड़ियां, करछियां और पच्चीकारी की वस्तुएं बड़े पैमाने पर बनाई जाती थी। इनका उत्पादन इन स्थानों पर किया जाता था और उसके बाद इन्हें व्यापार के द्वारा दूसरे स्थानों पर पहुंचा दिया जाता था। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर विद्वान, इतिहासकार और पुरातत्वविद कैसे ये जानते हैं कि कोई स्थान शिल्प उत्पादन का केंद्र था अथवा नहीं। इसके लिए दोस्तों विद्वान कुछ तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। जिन भी स्थानों पर शिल्प के उत्पादन किया जाता है, शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता है, वहां अक्सर उन्हें कूड़ा करकट मिलता है। जैसे पत्थर से, लकड़ी से जो शिल्प उत्पादन किया जाता था उसका बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ उस स्थान पर छोड़ दिया जाता था, जिसे हम लोग अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में कूड़ा कहकर संबोधित करते हैं। यह कूड़ा विद्वानों के लिए, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए बड़ा ही अच्छा संकेत माना जाता है किसी स्थान के शिल्प उत्पादन होने का। अगर किसी स्थान पर पत्थर से बनाई जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था तो पत्थरों को तराशकर जो
पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े बचते थे उन्हें उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता था। इससे किसी स्थान के शिल्प उत्पादित केंद्र होने का पता चलता था। इसके अलावा बड़े टुकड़ों से को तराशकर जो छोटे उपकरण बनाए जाते थे, शिल्प उत्पादन किया जाता था, उसके कारण जो छोटे छोटे टुकड़े बचते थे पत्थर के या किसी अन्य धातु के, उस तरह का कूड़ा करकट भी विद्वानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो उनको इस बात को समझने में मदद करता है कि कोई स्थान किस शिल्प उत्पादन का केंद्र रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता में इस तरह का कूड़ा करकट अनेक स्थानों से मिला है, जिनसे विद्वानों ने इस बात का अनुमान लगाया है कि वे स्थान किसी विशिष्ट शिल्प के उत्पादन का केंद्र रहे होंगे। दोस्तों, शिल्प उत्पादन करने के पश्चात जो बचा कुचा अपशिष्ट पदार्थ होता था, अक्सर हड़प्पा कालीन मानव उन अपशिष्ट पदार्थों को उस स्थानों पर छोड़ दिया करते थे जहां पर किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता था। इस तरह से जो कूड़े के ढेर हैं वो हड़प्पा सभ्यता में अलग अलग स्थानों पर विद्वानों को मिले हैं, और ये विद्वानों को शिल्प उत्पादन के बारे में पर्याप्त रूप से जानकारी प्रदान करते हैं। क्योंकि दोस्तों, शिल्प उत्पादन जो भी किया जाता है उसको उत्पादित करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और हड़प्पा सभ्यता में जिन शिल्पों का उत्पादन किया जाता था उनमें जिन कच्चे मालों का इस्तेमाल किया जाता था उनमें से कुछ तो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, जबकि कुछ कच्चे पदार्थों को दूसरे स्थानों से आयातित किया जाता था। तो इसीलिए दोस्तों, शिल्प उत्पादन करने के लिए कच्चा माल प्राप्त करने हेतु वो किन किन रणनीतियों का इस्तेमाल करते थे, अपने आप में यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी की जो बैलगाड़ियां मिली हैं उसके आधार पर, जो खिलौने मिले हैं मिट्टी की बैलगाड़ियों के, उसके आधार पर विद्वानों का यह मानना है कि यह व्यक्ति और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले यातायात का एक साधन रहा होगा स्थल मार्ग के द्वारा। और इस स्थल मार्ग के साधन के द्वारा इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि यह वस्तुतः कच्चा माल प्राप्त करने का एक साधन था, जिस पर सुदूर क्षेत्रों से शिल्प उत्पादन के लिए माल प्राप्त करके उन स्थानों तक पहुंचाया जाता था जहां किसी वस्तु के शिल्प का उत्पादन होता था। इसके अलावा सिंधु जैसी नदियों के स्थानों पर जो नदी मार्ग मिले हैं उसके आधार पर यह भी अनुमान लगाया जाता है कि नदी का इस्तेमाल दूर के क्षेत्रों से कच्चा माल प्राप्त करने का और व्यापार करने का माध्यम रहा होगा। इसीलिए दोस्तों, हम बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के माध्यम से शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त किया जाता था। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का आंतरिक व्यापार और साथ ही साथ विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में था। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि आखिर इसका जो व्यापार था वो क्या था और किन किन स्थानों से वो कौन कौन सी वस्तुओं को प्राप्त करते थे। दोस्तों, अगर हम हड़प्पा सभ्यता के व्यापार की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में व्यापारिक संबंध न केवल हड़प्पा सभ्यता के आंतरिक क्षेत्रों से किया जाता था, बल्कि आंतरिक क्षेत्रों के अलावा बाहरी सुदूर के क्षेत्रों से भी व्यापारिक संबंध स्थापित किए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न प्रकार के शिल्प के उत्पादन के लिए जो कच्चा माल प्राप्त किया जाता था उसके कारण उसका आंतरिक और विदेशी व्यापार समुन्नत अवस्था में था। उदाहरण के लिए यदि हम आंतरिक व्यापार की बात करें तो नागेश्वर से और बालाकोट से शंख मंगाए जाते थे, क्योंकि ये दोनों ही स्थान समुद्र के किनारे स्थित थे गुजरात में। इसीलिए यहाँ पर सीपी, समुद्र और शंख जैसे शिल्प पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। जबकि अफगानिस्तान से लार्ज मणि मंगाई जाती थी, लोथल से कार्निलियन और सेलखड़ी नामक पत्थर मंगाया जाता था, तांबा राजस्थान से मंगाया जाता था और सोना दक्षिण भारत से मंगाया जाता था। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जब इन वस्तुओं को, इस कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए वो जो व्यापार करते थे उसके लिए कौन कौन सी रणनीतियां वो अपनाते थे। इसके लिए मुख्य रूप से दोस्तों दो रणनीतियों का इस्तेमाल किया जाता था। पहला था बस्तियां स्थापित करना। इसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के व्यापारी उन स्थानों पर जाते थे जो किसी माल का स्थान होता था, माल को प्राप्त करने का स्थान होता था, वहां वे अपनी बस्तियां स्थापित करते थे और बस्तियों में वो कुछ फैक्ट्री टाइप के घरों का निर्माण करते थे जहां पर वे उन वस्तुओं को इकट्ठा करते थे जिसको वो हड़प्पा सभ्यता में कच्चे माल के रूप में उपलब्ध कराएंगे।
ऐसे में वो जिन स्थानों पर जाते थे वहां अपनी बस्तियां स्थापित कर लेते थे, लोगों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करते थे, एक तरह से उनके समाज का हिस्सा बन जाते थे और उनसे फिर वो शिल्प उत्पादन के लिए कच्चे माल को प्राप्त करते थे और इस कच्चे माल को वो व्यापार के द्वारा हड़प्पा सभ्यता में पहुंचा देते थे। दोस्तों, दूसरा जो तरीका था वो था अभियान भेजना। इसके अंतर्गत ये होता था कि व्यापारियों के काफिले को या लोगों को उन स्थानों पर सामग्री प्राप्त करने के लिए भेजा जाता था जो किसी शिल्प उत्पादन के लिए कच्चे माल का स्रोत हुआ करते थे। तो ये दो तरीके थे जिनके माध्यम से हड़प्पा सभ्यता के लोग न केवल आंतरिक व्यापार बल्कि विदेशी व्यापार भी करते थे। दोस्तों, अगर हम हड़प्पा सभ्यता के विदेशी व्यापार या सुदूर क्षेत्रों के साथ संपर्क की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी न केवल आंतरिक क्षेत्रों के साथ व्यापार करते थे बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों के साथ भी व्यापार करते थे और जिन दूरस्थ क्षेत्रों के साथ ये व्यापार करते थे उनके साथ व्यापार करने का माध्यम अक्सर जल मार्ग हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता की से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर बोट यानी नावों को दर्शाया गया है, उससे यह संकेत मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता के व्यापारी जल मार्ग द्वारा व्यापार करने की नीति से अवगत थे और इसीलिए उन्होंने जल मार्ग द्वारा सुदूर क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे शिल्प उत्पादन के लिए तांबा न केवल राजस्थान से प्राप्त करते थे बल्कि साथ ही साथ ओमान नामक देश से भी वो तांबे की प्राप्ति करते थे और इन दोनों के बीच व्यापारिक संबंध होने की पुष्टि दोनों की स्थानों पर प्राप्त पुरातात्विक वस्तुओं से की गई है। उदाहरण के लिए निकल की मात्रा राजस्थान और ओमान दोनों ही स्थानों से प्राप्त तांबे में की गई है। इससे पता चलता है कि दोनों में जो तांबा इस्तेमाल किया जाता था वो एक ही क्वालिटी का था। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में बनाया जाने वाला एक मर्तबान जिस पर काले रंग की मिट्टी की परत चढ़ाई गई थी वो ओमान से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने इस मर्तबान को बनवाया था और अक्सर ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल किसी तरल पदार्थ को रखने के लिए किया जाता था। इसमें किस तरल पदार्थों को रखा जाता था यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, परंतु हड़प्पा सभ्यता में बनाया गया यह मर्तबान जब ओमान से मिलता है तो इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दोनों के बीच व्यापारिक संबंध थे और तरल वस्तु के माध्यम से दोनों वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से व्यापारिक संबंध में बंधे हुए थे। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता लगभग समकालीन सभ्यताएं थी और पुरातात्विक स्रोतों से हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच भी व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो अभिलेख मिले हैं, मोहरें मिली हैं, उनमें मगान शब्द का उल्लेख किया गया है। विद्वानों का यह मानना है कि यह जो मगान है यह दरअसल ओमान को इंगित करता है और ओमान मेसोपोटामिया की सभ्यता को तांबे का निर्यात करता था, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो तांबा पाया गया है, ओमान में जो तांबा पाया गया है, उसमें निकल की वही मात्रा है जो हड़प्पा सभ्यता में उत्पादित होने वाले तांबे की थी। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग न केवल ओमान के साथ बल्कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ भी व्यापारिक संबंध में जुड़े हुए थे। दोस्तों, इसके अलावा मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो अभिलेख मिले हैं उनमें एक शब्द मेलुहा मिलता है। मेलुहा शब्द का विद्वानों ने जो अनुमान लगाया है वो हड़प्पा सभ्यता के लिए लगाया है, क्योंकि विद्वानों का मानना है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से हमें जो अभिलेख मिलते हैं वहां एक उन्हें किंवदंती जानने को मिली जिसके अंतर्गत कहा जाता था कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो और उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। इसका मतलब यह है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो शासक थे वो मानते थे कि हिंदुस्तान या हड़प्पा सभ्यता सलामत रहे और उसके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया के साथ बने रहें। विद्वानों ने, पुरातत्वविद और इतिहासकारों ने इस हाजा पक्षी की पहचान मोर से की है और मोर क्योंकि हिंदुस्तान में पाया जाता है इसीलिए यह माना जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो मेलुहा शब्द इंगित किया गया है वह दरअसल हड़प्पा सभ्यता को दर्शाता है। दोस्तों, जो पुरातात्विक
जानकारी हमें मिलती है उसके आधार पर यह पता चलता है कि मेलुहा से मेसोपोटामिया को कार्निलियन पत्थर, लार्जवर्थ मणि, तांबा, सोना और विभिन्न प्रकार की लकड़ियों का निर्यात किया जाता था। ये वे वस्तुएं थी जिनका हड़प्पा सभ्यता के निवासी निर्यात करते थे मेसोपोटामिया की सभ्यता को, और जल मार्ग के द्वारा यह व्यापार किया जाता था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो नाव चित्रांकित की गई है वो इस बात की पुष्टि करती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नाव से और जल मार्ग द्वारा व्यापार की गतिविधियों से परिचित थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की मोहर, लिपि और बाट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के मोहर और मुद्रांकन के बारे में। अब तक की परिचर्चा में हम यह जान चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी बड़े पैमाने पर सेलकड़ी और कार्निलियन पत्थर के माध्यम से मोहरों का निर्माण करते थे। दोस्तों इन मोहरों का इस्तेमाल अक्सर व्यापार की गतिविधियों के लिए किया जाता था। अक्सर इन मोहरों का इस्तेमाल वस्तुओं को मुद्रांकित करने के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए मैं आपको दोस्तों एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि किसी वस्तु को व्यापार के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाना है। ऐसी वस्तु को किसी बोरी या कट्टे में रखा जाता है और उसको किसी रस्सी से बांध दिया जाता है। उस रस्सी के दोनों छोरों को पकड़कर, किनारों को पकड़कर एक मिट्टी में बांधकर दबा दिया जाता है और उस पर किसी मोहर की छाप छोड़ दी जाती है। अब जब यह छाप उस स्थान पर पहुंचेगी जहां पर उसे व्यापार के द्वारा पहुंचाया जाना है, और इस मुद्रांकन को, मोहर को उसी रूप में पाया जाता है, बिना किसी नुकसान के पाया जाता है, तो यह माना जाता है कि इस व्यापार के द्वारा वस्तु के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। जबकि यदि वस्तु की मोहर या सील टूटी हुई मिलती थी तो यह माना जाता था कि संभवतः व्यापार की वस्तु के साथ छेड़खानी की गई है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें मिली हैं उससे हमें वस्तु की प्रमाणिकता के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि किन लोगों अथवा व्यक्तियों ने इन मोहरों को जारी किया था, अर्थात इन्हें प्रेषित करने वाले लोगों के बारे में भी हमें हड़प्पा सभ्यता की मोहरों से जानकारी मिलती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि या लेखन कला के बारे में। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि अपनाई गई थी उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को हम आज भी आद्य इतिहास के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलते तो हैं परंतु आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। यह हो सकता है कि एक दिन जब हम इस लिपि को पढ़ पाएं तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ नई जानकारियां प्रकाश में आए, परंतु क्योंकि अभी तक हम नहीं पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हमने हड़प्पा सभ्यता को आद्य इतिहास के अंतर्गत रखा है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें हमें मिली हैं उन पर अक्सर एक पंक्तियों का लेख देखने को मिलता है। इन लेखों से उस मोहर के प्रेषित करने वाले लोगों के नाम की और उनकी पदवी की, उनके टाइटल की जानकारी मिलती है कि किन लोगों ने इनको प्रेषित किया था और वो क्या उपाधि अपने आप में धारण करते थे। हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें मिली हैं उन पर लेखन कार्य दाईं ओर से शुरू किया जाता था। यदि कोई अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था तो उसको दाईं ओर से शुरू किया जाता था और दूसरी पंक्ति बाईं ओर से शुरू की जाती थी। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि इस्तेमाल की जाती थी दोस्तों वो वर्णात्मक लिपि नहीं थी बल्कि वो चित्रात्मक लिपि थी, क्योंकि उसमें चित्रों की जो संख्या थी 375 से लेकर लगभग 400 तक थी। ऐसा हो सकता है कि इस लिपि का इस्तेमाल या इन चित्रों का इस्तेमाल अशिक्षित लोगों को समझाने के लिए किया गया हो, लेकिन अभी तक भी इस बात के बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते कि हड़प्पा सभ्यता में शिक्षा का स्तर क्या था, लोग कितने पढ़े लिखे थे, और ये लिपियां लिखने का कार्य, मोहर और मुद्रांकन करने का कार्य एक वर्ग करता था अथवा शिक्षा साम्राज्य में चारों ओर फैली हुई थी। इसके बारे में अभी तक दोस्तों निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों अगर हड़प्पा सभ्यता में बनाए जाने वाले बाटों की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता में चर्ट नामक पत्थर से बाट का इस्तेमाल किया जाता था। बाट वही जिनका हम किलो ग्राम के हिसाब से वस्तुओं को तोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और अक्सर ये किसी भी प्रकार के निशान से रहित होते थे। ना तो इन पर किसी प्रकार का कोई निशान बनाया जाता था और ना ही कोई लिपि उकेरी जाती थी, जिससे ये बिल्कुल सामान्य और साधारण दिखाई देते थे। दूसरा ये कि चर्ट नामक पत्थर से जो बाट बनाए जाते थे उनका इस्तेमाल आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था।
जो बाट हड़प्पा सभ्यता में बनाए गए थे वे उनका निचला हिस्सा द्विआधारी होता था, जिसमें 2, 1, 4, 6, 8, 12, 16, 32 और अंत में 12,800 तक उनका आधार जाता था, जबकि जो ऊपरी हिस्सा उनका होता था वो दशमलव प्रणाली के आधार पर निर्मित होता था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की सत्ता के बारे में, वहां के राजनीतिक जीवन और राजा के बारे में। क्या हड़प्पा सभ्यता में राजा होते थे? अगर होते थे तो किस प्रकार के होते थे? यह सवाल विद्वानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहेली बना हुआ है और अभी भी बना हुआ है। जिस समय हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आई थी तब तक मेसोपोटामिया की सभ्यता प्रकाश में आ चुकी थी। इसीलिए जिन लोगों ने शुरुआती रूप से हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन किया उनका यह मानना था कि हड़प्पा सभ्यता में राजा होता था, क्योंकि ईंटों में, बाटों में, मृदभांडों में जो एक रूपता दिखाई देती है, क्योंकि ईंट हड़प्पा सभ्यता में सर्वत्र इस्तेमाल की जाती थी और उनका आकार एक जैसा था। बाट जो थे उनका आकार बिल्कुल एक जैसा था। ये तमाम निर्णय एक व्यक्ति ले सकता था और इनको लागू करने वाली शक्ति यदि कोई थी तो वो राजा की रही होगी। इसीलिए हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता में एक ताकतवर राजा होता था। और इसके अलावा व्यापार के लिए कहां से कौन सी वस्तु प्राप्त की जाएगी और बस्तियां कैसे स्थापित की जाएंगी, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण निर्णय था, जिसका फैसला अक्सर राजा के द्वारा लिया जाता था। दूसरा दोस्तों सवाल यह था कि जो बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी, किलेबंदी, मोहनजोदड़ो के चारों तरफ, कालीबंगन के चारों तरफ, उन दीवारों को बनाने के लिए श्रम की व्यवस्था कैसे की जाती होगी और ऊंचे ऊंचे चबूतरों का निर्माण किसके कहने पर किया जाता होगा, ये तमाम बातें हमें दिखाती हैं कि ये ऐसे निर्णय थे जो कोई ताकतवर व्यक्ति ले सकता था और संभवतः राजा ही वह व्यक्ति होता होगा जो इन तमाम निर्णयों को लेता था। इसीलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में राजा थे और राजा ही एक ताकतवर व्यक्ति था जिसके हाथ में साम्राज्य की सारी ताकत संग्रहित थी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रासाद और शासक, यानी कि राजमहल और उसके राजा के बारे में। क्योंकि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से पहले ही मेसोपोटामिया की सभ्यता अस्तित्व में आ चुकी थी और विद्वान उससे परिचित थे। इसीलिए बहुत सारे विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता की सामंजस्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से स्थापित करने की कोशिश की। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थान से एक विशाल भवन मिला है दोस्तों, जिसे विद्वानों ने राजप्रासाद यानी कि महल मानने की कोशिश की है। और इसके अलावा एक पत्थर की मूर्ति हड़प्पा से मिली है जिसको उन्होंने पुरोहित राजा के रूप में नामांकित किया है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर नगर होते थे और पुजारी जो होते थे वो राजाओं का काम करते थे। इसीलिए यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थान से जो एक दाढ़ी वाले राजा की मूर्ति मिली है वो शायद पुरोहित राजा था, और मोहनजोदड़ो से जो विशाल भवन का अवशेष मिला है वो राजा का आवास स्थान यानी कि राजमहल रहा होगा। लेकिन दोस्तों इससे अलग बहुत सारे विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में राजा नाम की कोई ताकत नहीं थी, बल्कि सारे लोग समान थे। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता में एक समतावादी व्यवस्था दिखाई देती है। लेकिन कुछ विद्वानों का यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में अलग अलग स्थानों के, जैसे मोहनजोदड़ो हुआ, हड़प्पा हुआ, कालीबंगन, लोथल, इनके सबके अपने अलग अलग राजा रहे होंगे। यानी एक तरह की गणतंत्रात्मक व्यवस्था रही होगी जिसमें हर राज्य का अपना एक अलग राजा था। लेकिन दोस्तों कुछ विद्वानों का अंतिम रूप से यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता एक पूरा का पूरा क्षेत्र था जिस पर सिर्फ एक ही व्यक्ति का शासन था, और यह हम देख सकते हैं वहां पर इस्तेमाल की गई बाट, ईंट, मृदभांड और किलेबंदी के निर्माण के रूप में, क्योंकि ये सारे निर्णय लेने के लिए किसी व्यक्ति के पास ताकत का होना जरूरी था, और जिस व्यक्ति के पास भी ये ताकत रही होगी वही हड़प्पा सभ्यता में शासक का काम करता होगा। दोस्तों वर्तमान समय में इस चौथी अवधारणा को ही अंतिम रूप से सत्य माना जाता है। तो यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में एक राजा होता था और राजा के पास समस्त शक्तियां होती थी जो महत्वपूर्ण निर्णय लेता था और उनको लागू करता था, और ये निर्णय साम्राज्य में सभी क्षेत्रों पर समान रूप से लागू किए जाते थे। दोस्तों आखिरी बात यह है कि इतनी विकसित और शहरी हड़प्पा सभ्यता का अंत आखिर हुआ कैसे।
यह माना जाता है कि 1800 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता में पतन के लक्षण दिखाई देने लगे। जो स्थान आबाद हुआ करते थे वो निर्जन होने लगे। आखिर ऐसा कैसे हुआ, इस बात की चर्चा हम हड़प्पा सभ्यता के अंत के पोर्शन में करेंगे। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए अनेक कारणों की व्याख्या की जाती है, जिनमें मुख्य रूप से हम 4 कारणों को देख सकते हैं। पहला कारण माना जाता है बाढ़ का। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन इसलिए हुआ क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में सिंधु जैसी नदियों में बाढ़ आ गई थी। इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन इस मत को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में उन स्थानों का पतन बाढ़ की वजह से हो सकता है जो नदियों के किनारे बसे हुए थे, परंतु जो स्थान नदियों से दूर सूखे इलाकों में बसे हुए थे उनका पतन बाढ़ से कैसे हुआ, इसको युक्ति संगत नहीं माना जा सकता। दूसरा कारण यह दिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपने पशुओं को बड़ी मात्रा में भूमि पर चराया, चारागाहों पर चरवाया, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता के जो बड़े बड़े भूमि क्षेत्र थे उनकी उर्वरता खत्म हो गई। इसीलिए भूमि से अनाज उत्पादन बंद हो गया और लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए और इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। दोस्तों, जॉन मार्शल साहब ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए आर्यों के आक्रमण को जिम्मेदार माना है। उन्होंने मोहनजोदड़ो में एक रिसर्च किया है जिसमें उन्होंने डेडमैन लेन नाम की एक गली का अध्ययन किया है, जिसमें उनको कुछ शब्द प्राप्त हुए थे। इन शब्दों के आधार पर उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्य नामक एक विदेशी जाति के आक्रमण के कारण हुआ, परंतु इस मत को भी अंतिम रूप से स्वीकार नहीं किया जाता। और हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जो अंतिम कारण दिया जाता है वह है हड़प्पा सभ्यता का विकेंद्रीकरण। इसके अंतर्गत विद्वानों का मानना यह है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जैसी कोई बात थी ही नहीं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता वाले स्थान पर हड़प्पा सभ्यता से पहले भी और हड़प्पा सभ्यता के बाद भी ही सभ्यताएं विकसित हुई। इसीलिए हमें हड़प्पा सभ्यता का पतन न कहकर हड़प्पा सभ्यता का विकेंद्रीकरण कहना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ गई। लोग पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन कभी हुआ ही नहीं, बल्कि हड़प्पा सभ्यता का विकेंद्रीकरण हुआ। तो दोस्तों, ये था 12वीं क्लास के इतिहास के पहले चैप्टर का वर्णन ईंटें मन के तथा अस्थियों का। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।